वो सिर्फ 15 साल की थी, लेकिन उसकी आंखों में वो चुप्पी थी जो चीख से भी ज्यादा तेज होती है। हर दरवाजा बंद हो चुका था, लेकिन किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जहां रिश्ते बदलने वाले थे, पहचानें टूटने वाली थीं, और एक ऐसी सच्चाई सामने आने वाली थी जिसे सुनकर आप खुद से सवाल करने लगेंगे। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उन घावों की आवाज है जो सालों तक दबे रहे, और जब वो आवाज निकली तो उसने 3 जिंदगियां हमेशा के लिए बदल दी। वर्षा के मौसम में, जब लखनऊ के पुराने मोहल्ले की पतली गलियों पर पट्टे गिर रहे थे, एक पुरानी छत पर एक माँ ने अपनी बेटी को धक्का दिया। यह घर तेरा नहीं है और कभी था भी नहीं, मीरा ने चिल्ला कर कहा, और फिर उसी गुस्से में दरवाजा जबरदस्ती बैंड कर दिया। एक भयानक खामोशी छा गई। लोहे की कुंडी जब घूमी तो उसकी आवाज ने जैसे किसी के दिल को चीर दिया हो। सानवी सिर्फ 15 साल की थी। उसके हाथ कांप रहे थे और एक फाता पुराना शॉल उसके उधर से उभरते पेट को छुपाने की कोशिश कर रहा था। रात का अंधेरा बढ़ चुका था और आसपास सिर्फ कुत्ते भौंक रहे थे। उसके पास न पैसे थे, न घर, न कोई साथी, सिर्फ दाढ़ था। वो दाढ़ जो सिर्फ एक बेटी समझ सकती है जब उसकी माँ ही उससे पराया कर दे। नंगे पांव, भीगती आंखों और ठंडी सांस के साथ सानवी ने वो गाली छोड़ दी जहां उसने बचपन बिताया था। वो चलती गई, बिना पता के कहा, जा रही हैं। रात के कुछ घंटे बाद एक प्राचीन मंदिर के आंगन में थक कर गिर गई। वहां सुबह की पहली रोशनी में एक वृद्ध औरत ने उसे देखा। उसका नाम था शालिनी। सेफ्ट साड़ी में, एक झुलसी सी मुस्कान के साथ शालिनी ने कुछ नहीं पूछा, बस एक मिट्टी की चाय का प्याला उसके सामने रखा और एक छोटी सी मुस्कान। उस दिन कुछ बिना बोले तय हुआ, 2 टूटी हुई जिंदगियों का एक नया सफर। शालिनी ने सानवी को अपने छोटे से झोपड़े में जगह दी। गंगा के किनारे एक छोटी सी फूलों की दुकान चलाती थी वो। वही फूल जो लोग पूजा में चढ़ाते हैं और कभी कभी रूठी तकदीरों को मनाते हैं। सानवी ने पहली बार उस रात अपने पेट पर हाथ रखा और धीरे से कहा, तुझे मैं दुनिया से छुपा नहीं सकती, लेकिन तू मेरी वजह बनेगा जीने की। उसके आंसू शालिनी के कंधे पर गिरते रहे और उस रात एक माँ ने जन्म दिया, दूसरी बार। दूर कहीं मीरा रात भर जागती रही, पर उसके चेहरे पर न पछतावा था, न दुख, सिर्फ एक सन्नाटा। उसने अपने पुराने अलमारी के नीचे से एक लिफाफा निकाला, सो एक पुरानी पीला पड़ चुकी चिट्ठी। बस एक पंक्ति लिखी थी उसमें, अगर तू लौट आए तो मैं माफ कर दूंगी। उसने उस चिट्ठी को कभी भेजा नहीं। क्यों? शायद डर था या घमंड, शायद दोनों। चिट्ठी वहां पड़ी थी, जैसे एक जिंदा जख्म जो कभी भर नहीं सका। उसी वक्त एक नए दिन का सूरज निकल रहा था। मंदिर के पास सानवी एक नई जिंदगी की पहली सांस ले रही थी, और लखनऊ के एक पुराने घर में मीरा एक खाली कुर्सी के सामने बैठी थी, हर रात की तरह एक थैली ज्यादा लगाकर, न जाने किस आदत में या किस उम्मीद में। कभी कभी एक रिश्ता सिर्फ रक्त से नहीं, पछतावे से भी बनता है, पर कुछ गलतियां वक्त के साथ माफ नहीं होती, सिर्फ चुप हो जाती हैं। साल गुजर गए। गंगा के किनारे एक छोटी सी गली में, जहां कभी सिर्फ फूल बिकते थे, अब एक बच्चा खेलता था। उसकी हंसी ने मंदिर के घंटी की आवाज से टक्कर लेनी शुरू कर दी थी। उसका नाम सानवी ने रखा था, आरव। एक नाम जो ना किसी खानदान से जुदा था, न किसी विरासत से, बस एक माँ के दिल से निकला था। उसकी आंखें बड़ी थी, बिल्कुल सानवी जैसी, और हाथ जैसे हमेशा कुछ ढूंढ रहे हो। आरव का जन्म किसी हॉस्पिटल में नहीं हुआ था, न कोई रिकॉर्ड, न कोई सर्टिफिकेट है। मंदिर के पीछे शालिनी के झोपड़े में 3 औरतें थीं, एक दाई, एक पड़ोसी और एक माँ। बचपन के वो पहले पल दाढ़ से भरे थे, लेकिन सानवी के लिए वही पल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा वरदान बन गया। जब उसने पहली बार आरव को गोद में उठाया तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। नफरत के नहीं, डर के भी नहीं, सिर्फ एक प्रार्थना थी, तू मुझसे कभी मत दूर होना। शालिनी के लिए भी वह बच्चा एक वरदान बन गया। कई साल पहले उसने एक नवजात शिशु को खोया था। जिंदगी ने उससे मां बनने का अधिकार छीन लिया था, पर आरव के आने के बाद उसके झोपड़े में कुछ बदल गया। अब वहां सिर्फ अगरबत्ती की खुशबू नहीं, बचपन की मुस्कान भी थी। शालिनी ने उसे अपने पोते जैसे प्यार दिया, और कुछ तो उस बच्चे में था
जो हर इंसान को झुकने पर मजबूर कर देता था। पर फिर भी एक सवाल था, एक सवाल जो कभी जुबान पर नहीं आया, लेकिन हमेशा हवा में मंडराता रहा। आरव का पिता कौन है? शालिनी ने कभी नहीं पूछा। उसने सिर्फ इतना कहा था, जो चला गया उसका जिक्र भी जिंदगी से चले जाना चाहिए। और सानवी, उसके चेहरे पर हमेशा एक छुपी हुई चिंता रहती थी। जब आरव उसे पूछता मुझे पापा क्यों नहीं बुलाते, तो वो बस मुस्कुराकर कहती, तेरे पास दुनिया का सबसे अच्छा दिल है बेटा, किसी पापा की जरूरत नहीं। पर बच्चे बड़े होते हैं। आरव भी हुआ। उसने दुनिया देखनी शुरू की, स्कूल जाने लगा। दूसरे बच्चों के माँ बाप उसे छुट्टियों में लेने आते गिफ्ट्स लेकर। उसने कभी जताया नहीं, लेकिन हर बार उसकी आंखों में एक खामोश तलाश होती थी। हर रात वो शालिनी के पास बैठता, उसकी कहानियां सुनता, शिव और पार्वती की, राम और सीता की, और महाभारत के युद्ध की। लेकिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी उसे कभी बताई ही नहीं गई थी। लखनऊ के उस दूसरे कोने में मीरा अब भी वही थी। वही घर, वही पुरानी तस्वीरें, वही खाली कुर्सी। उसने कभी किसी को नहीं बताया कि वो एक नानी है। उसके घर में एक कमरा हमेशा बैंड रहता था, सानवी का कमरा। और हर दिवाली पर जब पूरा मोहल्ला रोशन होता था, उसके घर के दिए बुझ जाते थे, जैसे उसकी रोशनी उस दिन के बाद कभी वापस नहीं आई हो। एक शाम जब मीरा मंदिर गई, उसने देखा कि लोग एक छोटी सी लड़की से फूल ले रहे हैं, फूल जो किसी औरत के नाम पे थे, शालिनी। उसने एक झलक आरव की भी देखी, लेकिन जाने अनजाने में उसने अपना मुंह मोड़ लिया। उसने पहचाना नहीं, या शायद पहचान कर भी अनदेखा किया। आरव को कभी पता नहीं चला कि उसके जीवन में एक और औरत है, एक औरत जो उसकी माँ की माँ थी, जो हर रात एक एक्स्ट्रा रोटी बना के रखती थी, लेकिन कभी उससे खिला नहीं पाई, जिसकी अलमारी में एक चिट्ठी थी और दिल में एक बोझ। पर जिंदगी छुपी बातों को कभी ज्यादा देर तक छुपने नहीं देती। एक दिन एक एनजीओ के कार्यक्रम के जरिए आरव को एक स्कॉलरशिप मिली। इंटरव्यू में उसने सिर्फ इतना कहा, मैं सच्चाई में विश्वास करता हूं। उसके उस एक वाकया ने सबका दिल जीत लिया। और फिर उसे एक इंटर्नशिप मिली, एक सरकारी दफ्तर में, लखनऊ के एक पुराने कार्यालय में, जहां काफी सालों से मीरा फिलें संभलती थी। किस्मत ने फिर से कलाम उठाई थी। इस बार उसने एक नई कहानी लिखने का इरादा किया था, बिना बताए, बिना शोर के, लेकिन हर लफ्ज में बिजली की चमक छुपी थी। आरव, जिसने कभी अपने पिता का चेहरा नहीं देखा, अब उस गली में कदम रखने वाला था जहां उसकी असल कहानी छुपी थी। और सानवी, जिसने उसे दुनिया से छुपा कर रखा था, अब हर दिन उस दूरी से लाद रही थी। उसके सपने में भी डर था, अगर सच सामने आ गया तो क्या आरव उसे माफ करेगा। और तभी कहानी में आया एक मोड़, ऐसा मोड़ जहां से पूरा रास्ता ही बदल जाता है। आरव ने जब लखनऊ के उस पुराने सरकारी दफ्तर में पहला कदम रखा, तब उसने अंदाजा भी नहीं लगाया था कि उस जगह के दीवारों में उसकी अपनी कहानी छुपी बैठी है। एक छोटी सी कमरे में उसका डेस्क था, एक मेज, कुछ फाइल्स और एक खिड़की जो एक पुराने बरगद के पेड़ की तरफ खुलती थी। पेड़ की छाया में कभी कभी कबूतर बैठते थे, और आरव को लगता जैसे वो किसी कहानी का पहलू हो जो अभी लिखी जानी बाकी है। पर इस सफर की शुरुआत काफी पहले हो चुकी थी। उस समय जब आरव सिर्फ 11 साल का था, हर सुबह वो मंदिर के पास शालिनी की फूलों की छोटी सी थैली उठाता और लोगों को गिरलंड बेचता। उसके हाथ छोटे थे, लेकिन नीयत बड़ी। स्कूल जाने से पहले और कभी कभी बाद में भी वो माँ और दादी के लिए कुछ कमाई लाता था। कभी एक आदमी ज्यादा दे देता, कहकर, बेटा तेरी मुस्कान के लिए। आरव हमेशा मुस्कुराता, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक सवाल कांता बन के चुभता रहता, मैं किस से आया हूं? किसी को नहीं पता था कि वो सवाल उसके साथ स्कूल जाता है, उसके सपनों में रहता है, और कभी कभी उसके ड्राइंग्स में भी दिख जाता है। एक बार उसने एक पेंटिंग बनाई, एक आदमी बिना चेहरे के, जो एक पेड़ के नीचे खड़ा था, और एक छोटी सी छाया उसकी तरफ दौड़ रही थी। जब टीचर ने पूछा, ये कौन है बेटा, तो आरव चुप रहा। उसने सिर्फ इतना कहा, शायद मेरे सपने का कोई। शालिनी का स्वास्थ्य अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था। सेफ्ट बालों में तेल लगाना भी एक कोशिश लगती थी। उसने सानवी से कई बार कहा, बेटा उसे बता दे, वो समझने लायक है। लेकिन सानवी हर बार बस एक ही बात दोहराती, अगर उसे पता चला
तो सब कुछ टूट जाएगा। माँ, जो चीज हमने इतने साल में जोड़ी है, मैं उसे टूटने नहीं दे सकती। पर असली वजह यह थी कि सानवी अब भी अपने अतीत से डरती थी। वो शब्द जो उसकी माँ ने उसे कहा था, घर मत कहना इससे कभी, अब भी उसके कानों में गूंजता था, और उस गूंज में वो अपने बेटे को खो देने का डर महसूस करती थी। आरव, दूसरी तरफ, एक आदर्श छात्र था। पढ़ाई में तेज, व्यवहार में विनम्र। जब लखनऊ के एक प्रसिद्ध एनजीओ ने एक युवा इंटर्नशिप प्रोग्राम चालू किया, तो आरव ने बिना किसी कोचिंग के उसमें पहला स्थान हासिल किया। उसके जाज्बे ने पैनल को प्रभावित कर दिया। उन्होंने यूं उन्हीं के शहर के एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप ऑफर की। एक पुराना सरकारी भवन जहां फाइल्स का धूल राज के बराबर था, और यहीं उसे एक कमरा मिला। थोड़ा अलग, थोड़ा अंधेरा, लेकिन सुकून भरा। उसके डेस्क के बगल में एक पुरानी अलमीरा थी जिसमें लिखा था, पुराने दस्तावेज 1980 से पहले। पहले दिन वो हैरान था कि लोग यहां फाइल्स की जगह कहानियां क्यों नहीं रखते, क्योंकि हर एक फाइल में उसे एक जिंदगी महसूस होती थी। एक दिन उसने एक पुरानी डायरी पढ़ी जिसमें लिखा था, मेहनत किया करो, सफलता पीछे आएगी। उसने मुस्कुराकर सोचा, यह किसी माँ ने लिखी होगी जो चाहती थी उसका बेटा बड़ा आदमी बने। पर उस दफ्तारी दुनिया में एक और व्यक्ति था, मीरा। उस बिल्डिंग के दूसरे हिस्से में एक सेक्शन था जहां वो लगभग 20 साल से फाइलें संभलती थी। उसकी पहचान थी, एक सफेद सरी, एक कठोर चेहरा, और आंखों में ऐसी ठंडक जैसे अंदरूनी तूफान थक चुका हो। उसने कभी आरव को गौर से नहीं देखा, पर एक बार जब वो फाइल्स लेने गया, उसने देखा कि उस लड़के के बाल कुछ जाने पहचाने लगते हैं। एक छोटी सी झलक उसका पास लाने लगी, पर मीरा ने तुरंत नजर हटा। उसके लिए सब कुछ दर्द था, और दर्द से बचने का सबसे आसान तरीका होता है उसे अनदेखा करना। एक शाम जब आरव घर आया, उसने शालिनी से कहा, दादी, वहां एक अजीब सी आंटी काम करती हैं। मुझे उनसे अजीब सा एहसास होता है, जैसे वो कुछ छुपा रही हैं। सानवी का रंग सेफ्ट बैठ गया। उसने कान तक नहीं किया, बस एक कदम पीछे लिया और पूछा, उनका नाम क्या है बेटा? आरव ने कहा, पता नहीं, शायद मीरा। वही लिखा था उनके कैबिन के बाहर। उस रात सानवी ने नींद की एक गोली ली। बाहर बादल गरज रहे थे, लेकिन उसके अंदर एक और तूफान चल रहा था। आरव, जो कभी अपने पिता का नाम नहीं जानता था, अब अपने दादी के साथ काम कर रहा था, बिना जाने। किस्मत का ये खेल अब सिर्फ उलझन नहीं था, एक घंटी थी जो हर पल तेज होती जा रही थी। शालिनी चुप थी, लेकिन उसकी आंखें सब समझ गई थी। उसने खिड़की से बाहर देखा। गंगा का पानी शांत था, लेकिन उसके नीचे गहराई में कुछ हुलछुल थी, जैसे समय कुछ छुपा रहा हो या तैयार कर रहा हो एक सच को सामने लाने के लिए। और उसी वक्त मीरा ने अपने डेस्क के नीचे से एक छोटी सी बॉक्स देखी। उस पर एक पुराना तला था, तला जो सिर्फ वक्त के हाथ खोल सकते थे। दूसरे हफ्ते के सोमवार की सुबह थी। आरव यूजुअल से कुछ पहले दफ्तर पहुंचा। उसकी आदत थी हर फिले को ध्यान से देखना, हर फोल्डर को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखना। उसका काम छोटा था, लेकिन उसकी सोच बड़ी थी। उस दिन उसे पुरानी फाइल्स के सेक्शन में भेजा गया था, जहां साल दर साल के रिकॉर्ड्स धूल की परत में छुपे पड़े थे। एक कोने में एक लोहे की अलमारी थी, जिस पर लिखा था, अति गोपनीय, 1990 से पूर्व। उसके नीचे एक बॉक्स पड़ा था, हल्का सा जुंग लगा हुआ, और ऊपर एक पुराना फीता बंधकर उसमें कुछ लिखा था, व्यक्तिगत पत्राचार, अनावश्यक न खोलें। उस बॉक्स ने जैसे उसे खुद बुलाया हो। आरव ने उसे उठाया। भारी था, लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं। जब उसने उसका फीता खोला, तो एक छोटी तला लगी थी, लातून की, पुरानी और जुंग से भरी हुई। बॉक्स का लकड़ा छिल गया था कई जगह से, लेकिन एक छोटा सा साइन बना था ऊपर, एक फूल जैसा, जिसका एक पत्ता टूटा हुआ था। आरव को यह अजनबी लगा, लेकिन कुछ अंदर से कह रहा था, यह मामूली नहीं है। उसने बॉक्स ले जाकर सेक्शन हेड के सामने रखा। वहां एक वृद्ध महिला बैठी थी, सफेद सरी, कठिन चेहरा और आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। वही मीरा। आरव ने कहा, मैम, ये अलमारी के पीछे पड़ा था, शायद किसी ने भूल से वहां रख दिया हो। जैसे ही मीरा ने बॉक्स देखा,
उसके हाथ से कलम गिर गया। एक पल को उसका रंग उड़ गया। उसने बॉक्स को देखा, जैसे कोई भूतिया यादें वापस आ गई हो। उसने सीधा बॉक्स नहीं उठाया, पहले आंखों से उसका पूरा अवलोकन किया, फिर थोड़ा कसके बोला, इसमें कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होगा। ले जाकर जहां से लाए हो वही रख दो, यह अब किसी काम का नहीं। उसका सुर मीठी शब्द से ज्यादा एक संकेत था, जैसे दर का कवर पहना हो। आरव ने सिर हिला दिया, पर उसका मन अब विचलित हो गया था। उसने देखा था कि मीरा का हाथ कांप गया था जब उसने बॉक्स को देखा। ऐसे कांपना सिर्फ तब होता है जब या तो सच छुप रहा हो या सच सामने आने से डर लगता हो। शाम को जब आरव घर आया तो उसने शालिनी से उस बॉक्स का जिक्र किया। उसने कैजुअली बताया, एक छोटा सा लकड़ी का बॉक्स मिला था, ताला लगा है पर ऊपर एक अजीब सा चिन्ह बना था, जैसे किसी फूल का आधा टुकड़ा। शालिनी ने पहले तो हंसी में उड़ा दिया, पर जब आरव ने डिटेल में बताया, ताला, पुरानी लिखवात और एक औरत जिसका रंग उड़ गया उस बॉक्स को देखकर, तब उसका चेहरा सडनली खिंच गया। उसने थाली में से हाथ खींच लिया जिसमें वो रोटी लगा रही थी। सानवी, जो किचन में से दूध गर्म कर रही थी, सब सुन रही थी। जब आरव अंदर गया और उसने वही बात दोहराई तो उसके हाथों से पतीला छूट गया, दूध जमीन पे गिर गया और उसकी आंखों में सिर्फ एक तस्वीर थी, एक बॉक्स, एक ताला और एक चिन्ह जो उसने बचपन में देखा था। उसके लिए वो सिर्फ एक बॉक्स नहीं था, वो एक संदूक था जिसमें मीरा ने कभी अपना सच बंद कर दिया था। तू कह रहा है कि उस पर एक फूल जैसा कुछ बना था? सानवी ने आरव से पूछा। उसकी सांस तेज हो गई थी। आरव ने हाँ में सिर हिलाया। और ताला किस तरह का था? लतुन जैसा, पुराना और भारी, आरव बोला, थोड़ा हैरानी से मां के व्यवहार को देखते हुए। शालिनी चुप थी, लेकिन उसकी आंखें सानवी से मिल गई थी। एक अजीब समझ उनके बीच में थी, जैसे किसी छुपी किताब का एक और पन्ना पलट गया हो। सानवी ने अपने हाथ जोड़ने शुरू किए, एक प्रार्थना जैसे, लेकिन खुद से। ये बॉक्स मीरा का है ना? शालिनी ने धीरे से कहा, जैसे हवा से बात कर रही हो। सानवी के चेहरे पर दर्द था। हाँ, वही बॉक्स है। उसमें वो सब कुछ है जो उसने कभी मुझे नहीं कहा। शायद उसमें मेरी जिंदगी की वो छावी है जो मैंने कभी देखी ही नहीं। आरव चुप था, लेकिन उसका मन अब उथल पुथल कर रहा था। कौन है ये मीरा? और मां उस बॉक्स को देखकर इतना घबरा क्यों गई? उसने सब कुछ महसूस किया, उनकी चिंता, उनका संकोच और एक दाढ़ जो उनका अपना नहीं था, लेकिन जिसे वो हर रोज जीते थे। उसने कुछ नहीं बोला, पर उसकी आंखें कह रही थी, मैं ये सच जानकर रहूंगा। उस रात सानवी ने नींद की गोली नहीं ली। उसने खुद को एक पुरानी डायरी के पन्ने उलटते देखा। हर पन्ना उसकी मां के संघर्ष का था, उन यादों का जो उसने कभी आरव से नहीं बांधी। उसने एक फोटो निकाली, एक पुरानी, जिसमें एक लड़की, कुछ 15 साल की, एक औरत के साथ खड़ी थी। पहला और आखिरी पल जब सानवी और मीरा एक फ्रेम में थे। वक्त ने फिर से एक सिलसिला शुरू किया था। एक बॉक्स, एक ताला और एक चिन्ह, 3 चीजें जो आरव के जीवन को बदलने वाली थी। पर सबसे बड़ी बात थी, ये बदलाव किस सच्चाई के साथ आएगा। अगले दिन का सूरज अभी पूरी तरह उतरा भी नहीं था लखनऊ की सड़कों पर, लेकिन आरव ने पहले ही दफ्तर के दरवाजे पर कदम रख दिया। रात भर उसका मन एक ही बात से घूमता रहा, वो बॉक्स, उसका डिजाइन, तला और सबसे ज्यादा मीरा का चेहरा। उसकी आंखों में जो हिचकिचाहट थी, उसने आरव को अंदर तक झंझोड़ दिया था। उसने तय कर लिया था, अब वो बस फाइल का एक और पेज नहीं बनेगा, वो सच तक पहुंच कर ही रहेगा। उसने वही बॉक्स फिर से अलमारी के कोने से उठाया। आसपास कोई नहीं था। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा पिन निकाला, एक क्लिप जिसे उसने पिछले हफ्ते गलती से फिल के अंदर से निकाल लिया था। आरव को तूफान मचाने का शौक नहीं था, बस सच जानना था। उसने ताला में क्लिप घुसाई और ध्यान से घुमाया। एक हल्की सी तिक और बॉक्स का ताला खुल गया, जैसे किसी ने सालों से बैंड करके रखी सांस छोड़ दी हो। अंदर 3 चीजें थी। पहली, एक छोटी सी टूटी हुई बेबी की कंगा, जिसमें कुछ चांदी की झलक अब भी बाकी थी। दूसरी, एक साड़ी का छोटा सा टुकड़ा, गुलाबी रंग का, लेकिन समय के साथ पीला पड़ चुका था। और तीसरी, एक छोटी सी चिट्ठी,
एक सेफ्ट कोरा कागज जिसमें 3 शब्द लिखे थे, लौता माफ है। बस, न नाम, न तारीख, न हस्ताक्षर। आरव ने उस चिट्ठी को हाथों में लेकर घूरा, जैसे शब्द उसे कुछ कहना चाहते हो। उसके अंदर कुछ हिल गया। वो 3 शब्द इतने सालों की खामोशी में कैसे बचे रह गए थे? किसकी लिखावट थी ये? किसके लिए था ये पैगाम? उसकी सच भटकने लगी और फिर उसने डिसीजन लिया। सच खोजने के लिए सिस्टम के अंदर घुसना होगा। उसने दफ्तर के पुराने रिकॉर्ड सेक्शन में जाकर सर्च शुरू किया। सानवी नाम ढूंढना आसान था, पर रिकॉर्ड मिलना मुश्किल। पर एक फाइल थी जिसमें एक ही बार उसका जिक्र था। मीरा शर्मा, एकमात्र पुत्री सानवी, उम्र 15, घर से निकाली गई, वजह अविवाहित गर्भावस्था। आरव का हाथ थामा नहीं गया। उस फाइल के कोने पर एक और लाइन थी, हाथों से लिखी हुई, केस क्लोज्ड, एंट्री टर्मिनेटेड। उसके पैर थरथराने लगे। मीरा शर्मा, उसके मन में तूफान था। सानवी, उसकी मां। मीरा, उसकी दादी। ये तो पूरी दुनिया उलट गई थी। उसने फिले वापस रखी, पर उसकी आंखों में आंसुओं का दरिया था। हर चेहरा सानवी का, शालिनी का, मीरा का से एक नया अर्थ ले रहा था। उसने तुरंत दफ्तर बैंड किया और सीधा घर चला गया। घर के अंदर जाते ही उसने छुपाने की कोशिश नहीं की। माँ, मुझे सब पता चल गया। सानवी किचन में थाली धो रही थी। उसके हाथ रुक गए। क्या क्या पता चला? आरव ने बॉक्स सामने रखा और चिट्ठी उसके हाथ में दे दी। सानवी का चेहरा सेफ्ट पड़ गया। आंखों में एक डर था, लेकिन उस डर के नीचे एक पुरानी पहचान। उसने बॉक्स को धीरे से खोला और वो साड़ी का टुकड़ा हाथ में ले लिया। उसकी सांस तेज थी। मैं ये सब जानने लायक नहीं हूं मां, आरव ने कहा। आवाज में तूफान था। क्या सच में वो औरत मेरी दादी है? सानवी का घूंघट उतर गया था अब। उसके आंसू जमीन पे टपक रहे थे। उसने हां में सिर हिलाया। हां बेटा, मीरा तुम्हारी दादी है। और ये चिट्ठी उन्होंने लिखी थी मेरे लिए, पर वो कभी मुझे भेज नहीं पाई। शायद डर गई थी, या शायद अपने घमंड में खो गई थी। आरव का चेहरा एकदम पत्थर सा हो गया। और आपने इतने साल कुछ नहीं कहा? सानवी ने जवाब दिया, मैं तुम्हें उस दुनिया से दूर रखना चाहती थी जहां से मुझे धक्का दिया गया था। तुम मेरे सब कुछ हो आरव। मैं नहीं चाहती थी कि तुम उस सच के बोझ के साथ बड़े हो। पर आरव अब वो बच्चा नहीं था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, सच की चमक। पर मुझे उसे मिलना है, आरव ने कहा। उसे कहना है कि मैं जिंदा हूं, कि मैं उसी खून से हूं जिसे उसने कभी इनकार किया। सानवी ने रोकती हुई कहा, नहीं बेटा, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। तुम जाओगे तो सिर्फ दर्द मिलेगा। पर आरव का फैसला हो चुका था। आपने अपना फैसला लिया था मां, अब मुझे मेरा लेना होगा। आज रात जब सब सो रहे थे, एक नौजवान लड़का ने एक पुरानी चिट्ठी अपनी जेब में रखी और एक रिश्ता लेकर निकाल पड़ा। एक रिश्ता जिसे कभी माना नहीं गया था। उसने पहली बार जिंदगी में किसी दरवाजे को खटखटाने का इरादा किया, जहां जवाब या तो खुला आकाश होगा या एक और बंद ताला। शाम ढल चुकी थी। लखनऊ की पुरानी गलियों में हल्के हलवे अंधेरों ने जगह लेना शुरू कर दिया था। आरव ने अपनी मां की आंखों का दर्द देखा था, लेकिन उस डर से परे एक नया जुनून उसके अंदर जग चुका था। उसके हाथों में अब भी वही चिट्ठी थी, 3 शब्द लिखे हुए, जिनमें सालों का दर्द दबा था, लौता माफ है। उसने उस चिट्ठी को दिल के पास रखा और बिना किसी को बताए निकाल पड़ा। उसने पता किया था, मीरा का एड्रेस। वो अब भी उसी गली में रहती थी जहां से सानवी को कभी निकाल दिया गया था। एक पुराना 2 मंजिला मकान जिसमें दर्द ने घर बना लिया था। दरवाजा लोहे का था। ऊपर एक छोटी सी झाली थी, जिसे से पहले सिर्फ सानवी ने कभी बाहर झांक कर देखा था। अब आरव देखने आया था। उसने एक गहरी सांस ली और हाथ उठाया, लेकिन उसके पहले की उंगली घंटी तक पहुंचती उसकी नजर पीछे के आंगन में चली गई। उसने देखा, मीरा एक छोटी सी अंगीठी के पास बैठी थी। उसके हाथ में कुछ तस्वीरें थी, पुरानी, मुरझाई हुई। एक एक करके वो उन्हें जला रही। धुआं आसमान की तरफ जा रहा था और उस धुआं के बीच आरव ने एक तस्वीर पहचानी।
एक छोटी सी लड़की, छोटी छोटी छोटियां, एक स्कूल यूनिफॉर्म में। उसका दिल बैठ गया। यह सानवी की फोटो थी। उसने सोचा, अगली ही तस्वीर में एक और छोटी लड़की थी, गोद में एक पुतला। वो भी आग में दे दी गई। वो तस्वीरें सिर्फ कागज नहीं थी, वो सबूत थे, इतिहास के पन्ने थे, जिसे मीरा अब मिटा देना चाहती थी। आरव के पैर जमीन से चिपक गए। उसने सोचा, क्या सच में मैं उस दरवाजे पर दस्तक दे सकता हूँ? क्या ये वही औरत है जिसे मैं दादी कहना चाह रहा हूँ? उसका हाथ नीचे गिर गया। उसने घंटी नहीं बजाई, बस एक कदम पीछे लिया, फिर एक और। उसके हाथ में अब भी चिट्ठी थी। उसने उसे एक पुराने लिफाफे में डाला और लिखा, वो जो कभी लौट कर नहीं आई। फिर उसने उसे दरवाजे के पास एक छोटी सी चौखट के कोने में रख दिया। उसने एक बार फिर पीछे देखा। मीरा अब भी तस्वीरें जला रही थी। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ थकावट थी, जैसे सालों का बोझ उसे अब भी नीचे दबा रहा हो। आरव वापस मुड़ गया। हर कदम भारी लग रहा था, जैसे उसने कुछ पाने के बजाय सब कुछ खो दिया हो। पर उसने एक फैसला लिया। उसने झूठ नहीं बोला, उसने सामना किया, और यह उसके लिए काफी था। कुछ घंटों बाद जब मीरा घर के अंदर गई, उसने दरवाजे के पास वो चिट्ठी देखी। पहले तो उसने सोचा ये कोई स्पैम या गलती से छोड़ा गया कागज होगा, लेकिन जब उसने लिफाफा खोला, उसका रंग उड़ गया। उसकी अपनी लिखावट, अपने ही शब्दों का वापसी। लौटा माफ है। उसके हाथों से लिफाफा गिर गया। समय जैसे एक बार फिर उल्टा चलने लगा। उसने एक कुर्सी खींच कर बैठ गई। आंखों में आंसुओं का तूफान था। उस चिट्ठी ने उसे वो रात याद दिलाई जब उसने लिख तो दिया था, लेकिन भेजने की हिम्मत नहीं जमा पाई। जब सानवी को घर से निकाल दिया था और दरवाजा बैंड करने के बाद कांपती रही थी सारी रात। जब उसने ताला लगाया था, लेकिन दिल अंदर से टूटा था। यह किसने दिया? उसने खुद से पूछा। न लिफाफे पर नाम था, न पत्ता, सिर्फ एक जाज्बा, एक याद। उसने चिट्ठी को हाथ में लिया, आंखों से लगा लिया। सालों बाद कोई उसकी लिखी बात उस तक वापस आई थी, पर किसने लाई थी? क्या ये सानवी थी? क्या वो लौट गई थी? या क्या यह उसका पोता था, जिसका वजूद उसने कभी जाना ही नहीं? उस रात मीरा ने नींद नहीं की। उसने पूरी रात एक कुर्सी पर बैठे बैठे गुजारी। चिट्ठी हाथ में थी और दिल में एक तूफान। उसे लगा जैसे किसी ने उसका दरवाजा खोला हो, बिना दस्तक दिए। पर वो पहचान नहीं पाई। दूसरी तरफ सानवी घर में बेचैन थी। आरव ने जाने के बाद कोई फोन नहीं किया था, न संदेश भेजा था। हर 15 मिनट में वो खिड़की तक जाती, जैसे कोई हवा उससे आरव के कदम की खबर दे देगी। जब दरवाजा खुला और आरव आया, उसका चेहरा साफ था। न गुस्सा, न आंसू, सिर्फ थकान थी। आपकी तस्वीरें जला रही थी, उसने बस इतना कहा। सानवी ने कुछ नहीं पूछा। उसने बस हाथ बढ़ाया, आरव के सिर पर रखा, जैसे कह रही हो, जो देखा वो मेरी पीड़ा का हिस्सा है। पर जो दोनों नहीं जानते थे, वो ये था कि एक भूल गई चिट्ठी, एक बेजान तस्वीर और एक बिना बजाई घंटी ने एक ऐसी गूंथ छोड़ी थी जो अब कभी रुकने वाली नहीं थी। रिश्तन के रिश्ते अब उठ चुके थे, पर इनके बीच जो भूल अहांकर और समय की सिलायन थी, उन्हें तोड़ने में अब भी कई आंसुओं की जरूरत थी। लखनऊ के एक गर्म दिन में, जब आसमान हल्के बादलों से ढका था और शहर की सड़कों पर हर कोई अपने काम में व्यस्त था, एक ब्रेकिंग न्यूज ने सबका ध्यान खींच लिया। टीवी पर बड़े अक्षरों में लिखा था, राजीव सिंह ने तोड़ा सन्नाटा किया। ये सच है या एक और झूठ? कैमरा उस पर था। एक 50 के पार का आदमी सेफ्ड कुर्ता में, परेशान चेहरा, लेकिन आंखों में वही राजनीतिक तेज। उसके पीछे बड़े नेताओं का फोटो था, जैसे उनकी परछाई उसके हर झूठ को ढकने के लिए तैयार हो। यह सब एक साजिश है, राजीव ने कहा, आवाज में घून सा भर भर के। वो लड़की, मैं उससे कभी मिला भी नहीं, और ये जो कहानी बनाई जा रही है, वो सिर्फ मुझे बदनाम करने के लिए है। मुझे राजनीति से हटाने की कोशिश की जा रही है। मेरा इस सब से कोई संबंध नहीं। रिपोर्टर्स ने एक के बाद एक सवाल पूछा, पर राजीव हर बार आंखों में आंखों डालकर झूठ बोलता रहा। उसका चेहरा तो कस्में खा रहा था, लेकिन उसकी आवाज थक चुकी थी, जैसे सच अंदर से चीख रहा हो। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सीधे टीवी पर जा रही थी। अंजलि ने भी देखा। फूलों के स्टॉल के पास
छोटी सी स्क्रीन में वो आदमी जिसे उसने कभी ख्वाब में पिता माना था, दुनिया के सामने उससे फर्जी कह रहा था। उसकी माँ राधिका कमरे के एक कोने में बैठी थी, आंखें बेंड, हाथ जोड़ने की कोशिश करते हुए, जैसे किसी भगवान से नहीं, अपने बीते हुए विश्वास से माफी मांग रही हो। उसके आंसू नहीं बह रहे थे, क्योंकि आंसुओं से ज्यादा अब उसके दिल में जलन थी। सविता ने तुरंत रिएक्ट किया। उसने फोन उठाया और प्रेस के अपने कॉन्टैक्ट से संपर्क किया। आज रात तक पूरा देश सच जानेगा, उसने कहा। उसके पास कुछ था, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग, एक सच्चा टुकड़ा, एक पल जो राजीव ने समझा था कि कभी सामने नहीं आएगा। अंजलि ने कभी अपनी माँ और राजीव के बीच की एक गुप्त बात रिकॉर्ड कर ली थी। उसमें राधिका की आवाज थी, कंपती हुई, विश्वास टूटा हुआ, लेकिन सच्चाई से भारी। राजीव ने मुझे एक सपना दिखाया था, एक घर, एक नाम, पर जब मैंने उसके बच्चे को जन्म दिया, उसने मुझे निकाल दिया, जैसे मैं सिर्फ एक गलती थी। सविता ने वो ऑडियो पब्लिश किया। रात होते होते वो क्लिप हर जगह वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर मैगर जस्टिस फॉर राधिका और कॉडर राजीव एक्सपोज ट्रेंडिंग में आ गए। पर सबसे गहरा प्रभाव उस जगह पड़ा जहां लोगों ने कभी राधिका को बस एक फूल बेचने वाली समझा था। उन्होंने देखा कि उसकी आंखों में सिर्फ व्याथा नहीं, सालों से दबाए गए सच की चिंगारी थी। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। दलित महिला संगठन, जो कभी चुपचाप सामाजिक अन्यायों पर प्रदर्शन करते थे, खुलकर सामने आ गए। उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए। राजीव जैसा नहीं था, पर उस जैसे हजारों थे। हमें बस एक मौका चाहिए था बोलने का, एक महिला ने कहा, और अंजलि ने वो दरवाजा खोला। टीवी एंकर्स, जो पहले राजीव के चामचे बने रहते थे, अब सवाल पूछ रहे थे। अगर ये सब झूठ है, तो इतने साल राधिका क्यों चुप रही? अगर अंजलि फर्जी है, तो उसके पास उस ऑडियो कैसे आया? एक दलित महिला के दर्द को किसने कानून में सुना? राजीव ने दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उस रात। उसने सिर्फ एक लीगल नोटिस भेजने की धमकी दी और सबूतों को फैब्रिकेटेड कहा। लेकिन दुनिया बदल चुकी थी। सच अब एक फोन की स्क्रीन में था, एक माँ की आवाज, एक बेटी की आंख और एक पत्रकार की ईमानदारी। अंजलि, जो अब तक सिर्फ एक फूल बेचने वाली लड़की थी, अब एक प्रतीक बन गई थी, एक नई पहचान का, एक ऐसे इंसान का जो अपनी माँ के लिए लड़ गया। पर उस लड़ाई में सबसे ज्यादा टूटा था राधिका। उसकी तबीयत अब और गिरती जा रही थी। डॉक्टर ने कहा, ज्यादा स्ट्रेस नहीं, वरना हालत और बिगड़ सकती है। अंजलि ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, मैं बस सच चाह रही थी माँ, आपको दर्द देना कभी मेरा इरादा नहीं था। राधिका ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर उस मुस्कान में एक कसक थी। तेरे बोलने से मेरी चुप्पी हिल गई, बेटा, उसने कहा। लेकिन अब यह सच बस एक सच नहीं रहा, अब यह लाखों औरतों की आवाज बन गया है। उस रात अंजलि छत पर जाकर आकाश की तरफ देखती रही। एक तारा गिर रहा था। उसने आंख बंद करके एक मन्नत मांगी, पर इस बार मन्नत किसी सपने के लिए नहीं थी। इस बार मन्नत थी कि उसकी माँ एक दिन बिना दार के हंस सके, बिना किसी झूठ के बोझ के। लखनऊ के पुराना नाजीराबाद रोड पर एक सेफ्ट रंग का मकान था, 2 मंजिला, छत पर एक छोटी सी वाटर टंकी और झरोखे वाली खिड़कियां, जहां से कभी कभी एक मुस्कान झंकती थी और कभी एक राज। ये वही घर था जहां राजीव अपना जवानी का वक्त गुजारता था। उस समय जब ना उसके चेहरे पर नेताओं का मास्क था, ना दिल में चुनाव की चिंता। उस घर के अंदर कुछ पुरानी यादें छुपी थी, जिन्हें राजीव ने कब का ताला लगा दिया था। सविता उसी घर के दरवाजे पर खड़ी थे, उस हाथ में एक डायरी और कुछ फोटोकॉपी किए हुए कागज। साथ था उसका कैमरामैन और एक रिकॉर्डिस्ट। उसका इरादा पक्का था, अगर सच किसी मकान के अंदर छुपा हो तो दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। उसने बेल बजाई। दरवाजा खोला एक वृद्ध नौकर, जिसका नाम था रमेश। धुंधली आंखें, लेकिन यादों में तेजी थी। सविता ने अपना परिचय दिया और कुछ मिनट बात करने का अनुरोध किया। रमेश ने पहले इनकार किया, बाबूजी के कहने के बिना मैं कुछ नहीं बोलता। लेकिन जब सविता ने एक पुरानी फोटो निकाली, राधिका की फूलों की टोली के साथ राजीव के पीछे खड़ी, तब रमेश की आंखों में कुछ हिल गया। उसने सविता को अंदर बुलाया। बैठक में सब कुछ वैसा ही था जैसे समय रुक गया हो। दीवारों पर राजनीतिक सर्टिफिकेट्स,
एक शिवलिंग का फोटो और एक पुराना कैलेंडर जो अब भी 2003 पर अटका था। रमेश चुप बैठा रहा, फिर धीरे से बोला, वो लड़की राधिका। हाँ, मैं जानता हूँ उसे। बहुत साल पहले आती थी, मंदिर के फूल लेकर। राजीव बाबू उसे देखते थे, बातें करते थे। एक बार तो उसने यहां तक कहा था, ये लड़की कुछ अलग है। सविता ने रिकॉर्ड चालू किया। आपने कुछ और देखा था, रमेश जी? रमेश ने घूर कर देखा, जैसे कोई भूल गई बात को याद कर रहा हो। एक बार वो रोती हुई आई थी, बाबूजी के कमरे से सीधा निकली थी। उसकी छोटी सी थैली गिर गई थी, उसमें एक चिट्ठी थी और एक सूखी हुई गुलाब। सविता का दिल तेजी से धड़कने लगा। आपके पास अब भी है वो चिट्ठी? रमेश ने सिर हिलाया। किताबों के बीच रख दी थी, राजीव बाबू के स्पीचेस वाली डायरी में। रमेश ने एक पुराना वुडन शेल्फ खोला जहां कुछ मूले से भरी बुक्स रखी थी। एक किताब निकाली, नए भारत का निर्माण। उसमें एक पेज के बीच था एक एनवलप। सविता ने उसे बाहर निकाला। उसके अंदर एक फोटो थी, राजीव और राधिका एक दूसरे के बहुत करीब। राधिका के हाथ राजीव के सीने पर और उसकी आंखों में वो मुस्कान जिसे दुनिया ने कब का ढूंढना छोड़ दिया था। और पीछे लिखा था, जब सब कुछ सच लगे तभी सबसे बड़ा झूठ होता है। सविता ने वो फोटो देखकर सांस खींच ली। ये सबूत नहीं, एक क्रांति थी। ये सब दुनिया को देखना चाहिए, उसने कहा। उसने फोटो तुरंत स्कैन किया और सोशल मीडिया पर डाला। ये है राजीव की असली पहचान, एक लड़की के साथ जिसे उसने कभी स्वीकार नहीं किया और एक बच्चा जिसे उसने कभी नाम नहीं दिया। विद इन मिनट्स पोस्ट वायरल हो गया। अंजलि उस समय टेम्पल के बाहर फूल बेच रही थी जब एक लड़की ने फोन दिखाया। यह आप होना दीदी? अंजलि ने देखा, मां की तस्वीर राजीव के साथ। सालों का संकोच एक पल में बिखर गया। फूल गिर गए, हाथ से टोकरी छूट गई। अंजलि ने सिर्फ एक बात बोली, अब वो झूठ नहीं बोल सकता। राधिका कमरे में पढ़ी पढ़ी फोटो देख रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे। वो दिन जब उसने कहा था, एक दिन तुझे सब कुछ मिलेगा, और फिर सब छीन लिया। उसने फोटो से आंख मिलाई। अब तू नहीं बोल सकता राजीव, क्योंकि अब सब बोल रहे हैं। हंस रात टीवी चैनल्स ने फोटो को फ्लैश किया। राजीव एक्सपोज्ड। प्रेम कहानी या राजनीतिक छल? एक फोटो एक सच। राजीव ने प्रेस से बचने के लिए अपने पीआर टीम को एक्टिवेट किया। पर कुछ सच ऐसे होते हैं जो किसी प्रेस नोट से दबाए नहीं जा सकते। ट्रयूज मकान का एक कमरा जो कभी सिर्फ राजीव के स्पीचेस और अवार्ड्स का था, अब एक सबूत का दर्पण बन गया था। और सविता एक सच की आवाज बन गई थी जो सिर्फ मिक तक सीमित नहीं थी। उसकी कलाम, उसका सच अब घर घर पहुंच रहा था। अंजलि ने फिर उस रात मां का हाथ पकड़ा। मां, अब सब जानते हैं, अब हमें छुपने की जरूरत नहीं। राधिका ने आंख बंद की और सिर्फ इतना कहा, पर अब भी सब कुछ पूरा नहीं हुआ बेटा। अब भी एक खाली जगह है उसके दिल में, जहां कभी तेरा नाम होना चाहिए था। और उस रात लखनऊ के उस सेफ्ट मकान में पहली बार एक पंखा बिना किसी आवाज के चला, जैसे सालों बाद उस हवली ने एक गहरी सांस ली हो। सच की सांस। लखनऊ के मौसम में एक अजीब सा सन्नाटा था। बरसात अब जा चुकी थी, पर हवा में अब भी एक नामी थी, जैसे कुछ बातें अब भी भीग रही हो। अंजलि मंदिर के पास फूलों की टोकरी लगा चुकी थी, लेकिन उसका मन कहीं और था। हर आता जाता चेहरा जैसे एक नई आंख से उसे देख रहा था, कुछ श्रद्धा से, कुछ निंदा से, और कुछ जिसे समझ ही नहीं आ रहा था कि एक छोटी सी लड़की ने एक रजनीता के राज को कैसे हिला दिया। राधिका की तबीयत उस दिन कुछ ज्यादा ही कमजोर थी। उसकी सांसें छोटी छोटी हो चुकी थी और उसकी आवाज अब बस एक फुफकार सी लगती थी। डॉक्टर ने कहा था, ये स्ट्रेस के वजह से हो रहा है। उनका दिल पहले से ही कमजोर है, अब ज्यादा बातें या यादें संभलना मुश्किल है। अंजलि ने मां के बिस्तर के पास बैठते हुए उसका हाथ पकड़ा। उस हाथ में अब वो गरामहत नहीं थी जो कभी उसके बचपन में थी। अब सिर्फ एक संकेत था, वक्त कम है बेटा। राधिका ने आंखों में आंसू लेते हुए कहा, जो करना था ट्यून कर दिया, तू जीत गई। अंजलि ने तुरंत झूठ बोला मुस्कुराते हुए, जीत? मां, ये जीत नहीं थी। मैं तो सिर्फ चाहती थी कि सबको सच पता चले कि मैं कोई झूठ नहीं हूं। राधिका ने हल्का सा सिर हिलाया, पर अब तुझे एक और बात समझनी है।
उसने अपने तकिए के नीचे से एक छोटा सा कपड़े का पुतला निकाला। अंजलि ने उसे खोला। उसमें एक छोटी सी डोर वाली मोहर थी, एक छोटी मूर्ति और एक पुरानी चेन जिसमें एक कमाल का पेंडेंट था। लोटस, सेफ्ट और हल्का फेड हो चुका। ये चेन उस दिन का है जिस दिन तू पैदा हुई थी। उस दिन मैं सोच रही थी कि तुझे क्या दूं जो तेरा नाम बन सके। राधिका की आवाज टूट रही थी, पर उसके बाद जो हुआ उसने मुझे सब कुछ छुपा देने पर मजबूर कर दिया। अंजलि ने माँ को गले लगाया। माँ, तुमने कभी कुछ गलत नहीं किया। राधिका ने धीरे से बोला, गलत तो नहीं, पर पूरा भी नहीं। जब तूने सच बोलना शुरू किया तो लोग तुझे या तो भगवान की तरह देखने लगे या एक तूफान की तरह। मैं चाहती हूं तू किसी का प्रतीक बनने से पहले खुद को समझे। अंजलि की आंखें भरी हुई थी। मैं क्या करूं मां? राधिका ने एक आखिरी बार उसका हाथ पकड़ा। तू अब उन लोगों के लिए जश्न मत बना जिन्हें सिर्फ हंगामा चाहिए, तू उनके लिए रोशनी बन जिन्हें अंधेरा दिखाई भी नहीं देता। उसकी सांस तेज हो रही थी। और एक बात और, कभी उसके नाम को अपने नाम से ना जोड़ना। तू उसकी औलाद हो सकती है, लेकिन पहचान अपनी बनानी पड़ती है। अंजलि ने मां के आंसुओं को पोंछा। मैं वादा करती हूं, मैं किसी के नाम से नहीं, अपने सच से जीऊंगी। शाम तक राधिका की तबीयत और गिर गई। डॉक्टर ने घर पर ऑक्सीजन सेटअप लगा दिया। सविता आई। उन्होंने राधिका के हाथ छुए और कहा, आपका सच दुनिया ने सुन लिया। आपने एक कहानी नहीं बताई, आपने हजारों को आवाज दी। राधिका ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में एक सुकून था, एक ऐसी शांति जो कभी सिर्फ सच बोलकर मिलती है। उस रात अंजलि मां के साथ बेथी रही, हर सांस गिन रही थी। बाहर से कुछ लोग फूल लेने आए, पर उसने दुकान बंद कर दी थी। आज ये फूल सिर्फ एक के लिए हैं, उसने कहा, मां के लिए। रात के आखिरी पहर में जब सब कुछ शांत था, राधिका ने आंख खोली। अंजलि ने झुककर उसका चेहरा चुमा। मैं यहीं हूं मां, उसने कहा। राधिका ने हल्की सी मुस्कान दी, फिर आंख बंद कर ली और फिर सब कुछ शांत हो गया। एक आखिरी सांस, एक आखिरी कहानी, एक मां का आखिरी वचन। सुबह जब सूरज की पहली रोशनी आई, अंजलि ने मां को सेफ्ट कपड़ों में लपेटकर एक छोटी सी आरती की। फूलों की टोकरी में सबसे पहला फूल उसने मां के पैरों में रखा। आज से मैं फूल नहीं बेचूंगी मां, आज से मैं फूल उगाऊंगी हर उस जगह जहां किसी और राधिका को दबाया गया हो। और फिर बिना किसी शोर के अंजलि ने एक पत्ता लिखा, यह मां के नाम एक फूल है। उसने उसे मंदिर के गेट पर चिपका दिया। लोग पढ़ते गए, रोते गए और समझते गए। दूसरे दिन सुबह जब लखनऊ की सड़कें थोड़ी नरम धूप में जग रही थी, एक अजीब सा सन्नाटा राजीव के घर के बाहर था। वो मकान जो हमेशा ऊंची गड़ियों, चमकते जूतों और मीडिया के फ्लैशेस से भरा रहता था, आज वहां सिर्फ एक भारी हवा थी। राजीव ने अपने चश्मे को ठीक करते हुए कैलेंडर देखा। आज उसका सबसे बड़ा कॉमिसियो था। वहां से वो छवि सुधारने की कोशिश करेगा जिसे राधिका, अंजलि और एक सच्चाई की लहर ने जमीन से हिला दिया था। सब कुछ तैयार है? उसने अपने पीए से पूछा। भीड़? पीए ने घबराहट छुपाते हुए जवाब दिया, हाँ सर, जैसा आपने कहा था। एक्टर्स, लोकल लोग और प्रेस के लोग भी आ रहे हैं। आप जैसे ही स्टेज पे जाएंगे एप्लॉज होगा। राजीव ने खुद को एक बार आईने में देखा, लेकिन उसके आंखों में पहले वाली चमक नहीं थी, जैसे किसी ने उसकी रोशनी अंदर से खींच ली हो। तो घंटे बाद कॉमिसियो शुरू हुआ। एक बड़ा स्टेज, पीछे देशभक्ति के झंडे और सामने कुर्सियों की लंबी कतार। राजीव स्टेज पे आया, हाथ जोड़कर जनता का अभिनंदन किया। माइक्रोफोन ऑन हुआ। मैं राजीव सिंह, आपके सेवा में। बस इतना कहने के बाद ही उसने महसूस किया कुछ तो अलग था। ना तलियन थी, ना नाराजगी, ना आवाज, सिर्फ एक गहरी, पूरी तरह से छुपती हुई खामोशी। और फिर उसने देखा, एक एक करके लोग उसके सामने आ रहे थे, हाथ में फूलों की टोकरियां लेकर। कोई भी नहीं बोल रहा था, कोई भी चिल्ला नहीं रहा था। वो सब एक एक करके स्टेज के सामने जाकर टोकरी रख देते और लौट जाते। पहली टोकरी में सेफ्ट गुलाब थे, दूसरी में चमेली,
तीसरी में एक छोटा चिट्ठा, राधिका के लिए। राजीव की आवाज रुक गई। उसने देखा, उनमें से कई लोगों के कपड़ों पर अंजलि की मां लिखा था और कुछ के हाथों में एक छोटी सी पतंग, उसी जैसी जिसे अंजलि बचपन में उड़ाती था। उसने स्टेज के कोने में देखा, सविता कैमरा लेकर रिकॉर्ड कर रही थी। न किसी तरीके से, न सेंसेशनल, सिर्फ दर्द की एक ईमानदार तस्वीर। भीड़ चुप थी, लेकिन वो चुप्पी चीख रही थी। एक रिपोर्टर ने धीरे से पूछा, सर, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? राजीव ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन गले से सिर्फ एक रुखी सांस निकली। उसने एक और कदम स्टेज के सामने लिया, लेकिन तब तक एक छोटी सी लड़की स्टेज तक आ गई। अंजलि। आज उसने फूल नहीं बिछे थे। आज उसने एक सेफ्ट फूल अपने हाथ में लिया था, एक कमाल, पुराना, थोड़ा मुरझा सा। उसने स्टेज पे जाकर एक कुर्सी के ऊपर वो फूल रख दिया। कुर्सी खाली थी, जैसे उस व्यक्ति के लिए रखी गई हो जिसे कभी स्वीकार नहीं किया गया। भीड़ में किसी ने नहीं ताली बजाई, कोई नारा नहीं लगा, बस थोड़ा थोड़ा लोग रो रहे थे। राजीव स्टेज के पिछले हिस्से से निकल गया, बिना कुछ बोले, बिना कुछ समझाए। उसका चेहरा कैमरा में रिकॉर्ड हो गया, आंखों में हार और दिल में एक सूनापा। आज उसके पास कुछ भी नहीं था, न सत्ता, न सम्मान, न सफाई का शब्द। शाम होते होते ये कॉमिसियो एक मिसाल बन गया, जहां एक लड़की ने बिना चिल्लाए, बिना कुछ मांगे, एक पूरी व्यवस्था का चेहरा बदल दिया। टीवी चैनल्स पर दिखाया गाया, अंजलि ने नारा नहीं लगाया, फूल छोड़ा, और वो फूल एक रजनीता के पुराने झूठ पर सबसे भरी पड़ गया। सविता ने अपने कॉलम के लिए पहला सेंटेंस लिखा, राजनीति में हार सिर्फ वोट से नहीं होती, कभी कभी एक फूल भी वो काम कर जाता है जो एक पूरा आंदोलन नहीं कर पाता। उस रात अंजलि ने मां की फोटो के सामने दिया जलाया। उसने उस चेन को पहना जो राधिका ने दिया था, जिसमें वो कमाल का चिन्ह था, और फिर छत पर जाकर आसमान की तरफ देखा। कोई पतंग नहीं थी, लेकिन हवा में एक हल्का सा विश्वास था, जैसे किसी ने कहानियों को वास्तविक बना दिया हो। और फिर उसने डायरी का एक पन्ना खोला, लिखा, मैं नाम से नहीं, सच से पहचानी जाऊंगी। और जो फूल कभी पैरों ताले कुचला गया था, आज उसे पूजा गया है। दिल्ली के वनियों की आवाज नामक मशहूर टीवी शो में आज कुछ अलग था। स्टूडियो के स्टेज पर आज किसी सेलिब्रिटी को नहीं, किसी नेता को नहीं, किसी फिल्म स्टार को नहीं, बल्कि एक लड़की को बुलाया गया था, जिसका नाम अब पूरे देश में लोग जानते थे, अंजलि। न उसने अवार्ड जीता, न किसी मंच पर गीत गाया, लेकिन उसने एक ऐसी बात कह दी थी जो हजारों दिलों के अंदर गूंज रही थी। एंकर मीनाक्षी त्रिवेदी, एक सख्त, सच्चाई में विश्वास रखने वाली पत्रकार, ने अंजलि का स्वागत किया। आज हमारे साथ है एक लड़की जिसने अपने सच से पूरे देश को जगा दिया, उसने कहा। तालियां बजती रही, लेकिन अंजलि चुप थी। उसकी आंखें स्टूडियो की रोशनी में थोड़ा झिझक रही थी, क्योंकि उसकी तो जिंदगी अंधेरों में ही कटी थी। आज उससे सब देख रहे थे, पहचानते हुए भी अजनबी की तरह। अंजलि, मीनाक्षी ने पूछा, अगर आपको राजीव सिंह के सामने एक लाइन बोलनी होती, तो आप क्या कहती? अंजलि चुप रही। 5 सेकंड, 10 सेकंड, फिर उसने आंख उठाई। आवाज बिल्कुल साफ, लेकिन दर्द से भरी थी। मैं कहती, एक फूल को उस हाथ से मत पहचानो जो उसे तोड़ता है, पहचानो उस मिट्टी से जहां उसने जीना सीखा। पूरा स्टूडियो एक पाल के लिए सन्न हो गया। फिर धीरे धीरे तालियों का एक लहर उठी। एंकर के चेहरे पर आंसुओं का एक लाकिर सा बन गया था, पर उसने मुस्कुरा कर कहा, आपने सिर्फ सच नहीं बोला, एक दर्पण दिखा दिया। इंटरव्यू के बाद सविता ने अपने न्यूज रूम में उस मोमेंट को बार बार रिपीट किया। उसने तुरंत अपने अगले कॉलम का नाम लिखा, वो लड़की जिसने फूलों को भाषा दी। कॉलम में उसने लिखा, अंजलि ने कुछ नहीं मांगा, न सम्मान, न बदला। उसने सिर्फ एक चेन पहनी, मां की दी हुई, और उस चेन के एक कमाल में सारी दुनिया की लाज छुपी थी। उसके एक वाकया में पूरे राजनीति की झूठी चमक डूब गई। यह जीत थी, बिना लड़ाई के। उस कॉलम ने अगले दिन पूरे भारत में एक नई चर्चा छेड़ दी। स्कूल्स ने अंजलि के इंटरव्यू का वीडियो अपने मॉरल साइंस पीरियड में दिखाना शुरू किया। कुछ एनजीओज ने यूसे स्पीकर बनाने का आग्रह किया। राजीव के पोस्टर्स अब भी कुछ शहरों में थे, लेकिन उन पर लोग अब छोटी सी चिट्ठी चिपका देते, यह आदमी एक फूल से हार गया।
एक शाम लखनऊ के एक लाइब्रेरी में 3 छोटी लड़कियां अंजलि का फोटो देखकर बोली, मैं भी वैसे बोलूंगी जैसे दीदी बोली थी। एक ने तो डायरी में लिखा भी, अगर कभी कोई झूठ मेरे साथ हो मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं फूल की तरह उगूंगी, मिट्टी से, बिना डर के। राधिका के मरने के बाद अंजलि के जीवन में एक खाली जगह थी, माँ वाली जगह। लेकिन हर बार जब कोई अनजानी औरत उसे गले लगाकर कहती, तेरे जैसे बेटी हर घर में हो, उसका दिल भर आता। एक बार एक बुधिया ने उसके हाथ में एक पतला सा कंगन पकड़ाया। ये मेरी बेटी के लिए बनवाया था, जो कभी लौट कर नहीं आई। तू ले जा, मेरे लिए तू वही है। अंजलि ने उस कंगा को अपने चेन के पास पहना। दोनों एक साथ, दोनों एक कहानी। एक रात जब सब कुछ शांत था, अंजलि ने अपने छत पे जाकर डायरी खोली। राधिका की फोटो सामने रखकर लिखना शुरू किया, माँ, अब तू नहीं है, पर हर जगह तू ही तो है। हर फूल में, हर आंसू में, हर उस लड़की में जो अब अपनी आवाज सुन पा रही है। तू कहती थी, सच बोलने में दाढ़ होता है। तू सही थी, पर दाढ़ से ज्यादा सुकून होता है जब हम किसी और का बोझ हल्का कर देते हैं। माँ, तू देखना, मैं तुझे एक दिन एक ऐसा घर दूंगी जहां बस फूल उगते हो और उन्हें तोड़ने वाला कोई ना हो। उस रात सविता ने भी अंजलि के घर के सामने एक चिट्ठी छोड़ी, एक सेफ्ड लिफाफा जिसमें सिर्फ एक सेंटेंस लिखा था, तुमने एक कहानी लिखी जो अब देश पढ़ता है। अंजलि ने वो लिफाफा माँ के फोटो के सामने रखा, दिया जलाया और फिर पहली बार बिना किसी दाढ़ के मुस्कुराई। 2 महीने बीत चुके थे राधिका के जाने को। उसकी छोटी सी झोपड़ी अब खाली थी, लेकिन उस खाली कमरे में अब भी एक जीवित याद बसती थी। एक माँ का आंसुओं से भरा हुआ संघर्ष, एक बेटी का उठे हुए सर से सच बोलना। अंजलि ने वही घर नहीं छोड़ा, लेकिन उसने उसके आंगन को बढ़ा दिया था। अब वहां सिर्फ दाढ़ का ठिकाना नहीं था, अब वहां था फूल घर। फूल घर, एक छोटी सी जगह, लेकिन सपना बहुत बड़ा। घर के पीछे की खाली जमीन जिसे लोग कबाड़ी समझकर फेंक देते थे, अंजलि ने उसमें मिट्टी मिलाई, गोबर डाला, बीज बोया और कुछ बच्चों के साथ मिलकर पहली बार उस जगह एक चमेली का पौधा उगाया। पहली बार उसने एक फूल तोड़ा नहीं, लगाया। जब वह पौधा खिला, उस दिन अंजलि ने माँ की चेन उठाई और कमाल के उस पेंडेंट को उस पौधे के पास बांध दिया। अब तू हमेशा यही रहेगी माँ, उसने कहा। बच्चों का झुंड उसके आसपास था, सब रोड साइड वेंडर्स के, कुछ रग पिकर्स, कुछ जो कभी स्कूल नहीं गए थे। अंजलि ने उन सब के हाथों में मिट्टी दी और कहा, इस मिट्टी में तुम अपनी माँ का नाम लिख दो और फिर उस पर एक फूल उगाना। सबने लिखा, कोई सीता, कोई जमुना, कोई रेखा। हर नाम के साथ एक कहानी थी, हर कहानी में एक आंख भरी थी और अंजलि हर आंख को थोड़ा हल्का कर रही थी। फूल घर के बारे में पहली बार सविता ने अपने कॉलम में लिखा, एक जगह जहां बेचे जाने वाले फूल अब उगाए जा रहे हैं, जहां तोड़े जाने वाले रिश्तों को अब जोड़ा जा रहा है और जहां एक बेटी माँ के नाम का बाग उगा रही है, बिना पट्टे गिनाए, बिना फूल गिनवाए। रिपोर्ट वायरल हो गया। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तक मीडिया ने देखा कि लखनऊ के एक कोने में कुछ बच्चे हाथों में मिट्टी और फूल लेकर दुनिया के सबसे मुश्किल सवाल का जवाब दे रहे हैं, जिंदा रहने के लिए इज्जत कैसे मिलती है। एक दिन एक लेडी टीचर आए स्कूल से। मैं चाहती हूं कि तुम्हारा बाग हमारे बच्चों को दिखाए, उसने अंजलि से कहा। क्या तुम एक दिन स्कूल में आकर उन्हें सिखाओगी कि एक फूल क्या होता है। अंजलि ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मैं उन्हें यह सिखाऊंगी कि फूल तोड़ना आसान है, लेकिन उसका जख्म दिखाई नहीं देता। राजीव, जो अब छुप चुका था मीडिया से, एक छोटी न्यूज क्लिप देख रहा था। अंजलि का चेहरा, एक हाथ में कमाल, एक तरफ माँ की फोटो। उसने टीवी बंद कर दिया। उसके सामने जो आया था वो एक हार थी, ऐसी हार जिसमें कोई जनता ना चिल्लाई, ना गुस्सा हुई। उसने देखा उसकी कुर्सी खाली थी, पर उसके पीछे अनेक कुर्सियां थी जहां अब कोई नहीं बैठता। लखनऊ के एक गांव से एक बूढ़ी औरत आई, पटना से। उसने अंजलि से मिलके कहा, मैंने अपनी बेटी को ट्रेन में खो दिया था, उसका नाम भी अंजलि था, पर अब लगता है तू ही है। अंजलि ने उससे गले लगा लिया। अब जितनी बार चाहें ये बाग आपका है, उसने कहा। एक रात अंजलि ने एक चिट्ठी लिखी,
लेकिन किसी को भेजने के लिए नहीं, बस अपने लिए। माँ, आज हमने एक और छोटी लड़की का एडमिशन स्कूल में करवा दिया। उसके पास ना बर्थ सर्टिफिकेट था, न पिताजी का नाम, सिर्फ एक मुस्कान थी, वैसे ही जैसे तू कहती थी, अंजाली जब सब छोड़ दे तब भी तू मुस्कुराना। वक्त ने मुझे गलती बनाया, लेकिन तूने मुझे फूल बना दिया। अब मैं किसी और की गलती बनने नहीं दूंगी। मैं हर उस लड़की के लिए एक जमीन बनूंगी जहां वो फूट सके बिना डर के। सविता ने अपनी न्यूज रूम में एक फ्रेम लगवाया। उसमें अंजाली की फोटो थी, पीछे फूल, घर के पेड़ और नीचे एक लाइन, वो लड़की जो कभी ढूंढी जा रही थी आज खुद जगह बन गई है। आखिरी बार अंजाली छत पे गई, आसमान में तारे थे। उसने माँ की चेन हाथों में लेकर बोला, मैं तुम्हारी बेटी थी माँ, अब मैं उन सब की माँ बनने की कोशिश करूंगी जिनके पास कभी माँ थी ही नहीं। और उस रात अनंत नगार के फूल घर में एक और पौधा उगाया गया।